इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने विश्लेषण विधि के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग संश्लेषण विधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संश्लेषण विधि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे सीटेट के एग्ज़ाम का है या फिर टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न आते हैं। इसीलिए इस विधि को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संश्लेषण विधि क्या होता है, इसके बाद जानेंगे कि संश्लेषण विधि का अर्थ और महत्व क्या होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग यह भी जानेंगे कि संश्लेषण विधि का गुण एवं दोष क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि संश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण विधि में क्या होता है। तो संश्लेषण विधि जो है यह एक शिक्षण विधि है। जैसा कि विश्लेषण विधि के बारे में आपने जाना है कि विश्लेषण विधि एक शिक्षण विधि है, ठीक उसी प्रकार से संश्लेषण विधि भी एक शिक्षण विधि है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है, ठीक है, ठीक विपरीत है एक दूसरे के। तो संश्लेषण विधि के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो संश्लेषण विधि जो है यह एक शिक्षण विधि है, और संश्लेषण विधि में क्या होता है कि इस विधि से समस्या का हल निकालने से पहले ज्ञात तथ्यों एवं सूत्रों की सहायता ली जाती है। यानी कि हमने विश्लेषण विधि को विस्तार से संबोधित किया था, बतलाया था कि विश्लेषण मतलब विस्तार। इसी प्रकार से संश्लेषण का मतलब हुआ संक्षिप्त। देखिए याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, संश्लेषण यानी कि आप इसको किससे जोड़ दीजिएगा, संक्षिप्त से। विश्लेषण को किससे जोड़िएगा, विस्तार से। संश्लेषण को किससे जोड़िएगा, संक्षिप्त से, ठीक है। तो संश्लेषण कहने का मतलब हुआ संक्षिप्त। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या का जितना शॉर्टकट हो सके उस मेथड से हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने विश्लेषण विधि में देखा कि विश्लेषण विधि में समस्या को विस्तार करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तब जा करके हल निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन संश्लेषण विधि में क्या होगा कि समस्या का हल निकालेंगे एकदम शॉर्टकट में। और शॉर्टकट में कैसे, तो जो चीज़ें हम पहले से जान रहे होंगे, तथ्य सूत्रों, उसकी सहायता लेंगे और जल्द से जल्द जो है हम लोग समस्या का समाधान कर देंगे, निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो ये होता है हमारा संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में समस्या के हल करने की विधि पहले से ही मालूम रहता है। यानी कि हम जो हमारे सामने जो समस्या है उसको जो हम हल करेंगे, किस मेथड से करना है ये हमें पहले से मालूम रहता है, और ज्ञात विधि के आधार पर हम लोग समस्या का हल निकालते हैं। विश्लेषण में ऐसा नहीं था। विश्लेषण में क्या था कि हमें चीज़ों को ढूंढना होता है, फॉर्मूला मुझे खुद बनाना होता है। लेकिन संश्लेषण में क्या है कि मुझे सूत्र पहले से मालूम होते हैं, और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ों का, समस्याओं का हल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए a+b के होल स्क्वायर पर कोई फार्मूला दे दिया आपको और उस पर हल करने को बोला, तो ये आ जाएगा हम लोग का संश्लेषण विधि के अंतर्गत। और बताया जाएगा, कोई सवाल दे देगा और खुद से हम a+b का होल स्क्वायर को वहाँ पर प्रूव करके ढूंढेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा विश्लेषण विधि। चूँकि हमने वहाँ पर प्रयास करके सूत्र को ढूंढा है और फिर उस पर का हल कर, उसके आधारित हम लोग जो है हल निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सूत्र का प्रयोग करके ही हम लोग डायरेक्ट उसका हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि यानी कि संक्षिप्त, जितना शॉर्टकट हो सके इससे आप याद रखिएगा, संश्लेषण संक्षिप्त, संश्लेषण संक्षिप्त। इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगी। संश्लेषण विधि के बारे में जो हमने जाना और इसमें किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है निम्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से है ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और सरल से जटिल की ओर। कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ मुझे पहले से पता होता है उससे हम लोग जो चीज़ नहीं पता होता है उसकी ओर बढ़ते हैं। यानी मुझे पहले फार्मूला दी जाती है और उसके बाद हम लोग जो है हल की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला मुझे पहले से पता है, आंसर मुझे नहीं पता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या होगा कि जो चीज़ें जो हैं पहले से मुझे मालूम होती है और उसके बाद क्या है कि अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला जो सूत्र है वो होता है सरल से जटिल की ओर। यानी कि मुझे जो चीज़ें पहले दी जाती है वो बिल्कुल सरल रहती है, फॉर्मूला मुझे पहले दी जाती है और उससे जटिल चीज़ों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो संश्लेषण विधि में किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और सरल से जटिल की ओर। चलिए आगे हम लोग जो है संश्लेषण विधि के गुण तथा लाभ के
बारे में अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि संश्लेषण विधि का गुण जो है वह क्या है। तो यह विधि जो है बहुत ही सरल विधि होती है जो मंदबुद्धि छात्रों के लिए भी काफ़ी उपयोगी विधि है। संश्लेषण विधि जो है यह सरल विधि होती है, इसमें विशेष प्रकार के तर्क वितर्क कर नहीं किया जाता है, जिससे क्या है कि मंदबुद्धि बालक भी जो रहेंगे उसके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है और वह भी इस विधि के द्वारा आसानी से चीज़ों को सीख लेता है। आगे हम लोग बात करें कि इस विधि को सीखने तथा विधि के द्वारा समस्या के हल तक पहुंचने में काफ़ी कम समय लगता है। चूँकि हम लोग जो है समस्या का हल पहले से ज्ञात जो चीज़ों के आधार पर करते हैं, यानी पहले से जो चीज़ें हमको पता है, जैसे सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, उसके आधार पर हम लोग जो है समस्या का हल निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समस्या के हल तक पहुँचने में हमें काफ़ी कम समय लगता है। आगे हम लोग देखें, आगे जो है संश्लेषण विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी विधि है। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं वह तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित उतना ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मूर्त चिंतन करते हैं और संश्लेषण विधि जो है वह मूर्त चिंतन पर ही आधारित है। तो संश्लेषण विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी विधि इस प्रकार से बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि संश्लेषण विधि के दोष क्या हैं, संश्लेषण विधि के हानि क्या क्या हो सकते हैं। तो संश्लेषण विधि के हानि के बारे में अगर बात करें तो इस विधि में छात्रों को तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि इस विधि में क्या है कि पहले से सूत्र फार्मूला दे दी जाती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को खुद से फार्मूला ढूंढने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। यह इस विधि का एक अवगुण है, दोष है। आगे जो है वो यह है कि संश्लेषण विधि बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान नहीं करता है। यह पहले से चीज़ों को जो हमें पता है उसी के आधार पर हल निकलवाता है, इसीलिए इस विधि में बालकों को खोज करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। यह संश्लेषण विधि का एक दोष है। आगे जो है वह यह है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह विधि नुकसानदायक है। वो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह चीज़ों को खुद से खोजने का प्रयास करते हैं और उसमें सक्रिय रहने का हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन संश्लेषण विधि बच्चों को खुद से खोज करने का अवसर प्रदान नहीं करता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह विधि जो है वह नुकसानदायक हो सकता है। आगे जो है वह यह है कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस विधि को प्राथमिक स्तर की कक्षा तक ही सीमित रखना चाहिए। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि चीज़ों को पहले बता दिया जाता है कि इसको इस समस्या का इस विधि के द्वारा हल करना है, इस नियम के द्वारा हल करना है, इस सूत्रों का प्रयोग करके हल करना है। तो ऐसा मानना है मनोवैज्ञानिकों का कि इस विधि का प्रयोग जो है प्राथमिक कक्षा तक ही सीमित रखना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक कक्षा के बच्चे जो हैं वो सूत्र पर बैठा के हल निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसमें जो है अमूर्त चिंतन करने का उतना कौशल विकसित नहीं होता है, वो मूर्त चिंतन पर आधारित रहते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस विधि को प्राथमिक स्तर की कक्षा तक ही सीमित रखना चाहिए। तो यही थे आज का हमारा टॉपिक, संश्लेषण विधि। इसके गुण को भी देखा, इसके हमने अवगुण को भी देखा, यानी कि दोष को भी देखा। संश्लेषण विधि क्या होता है इसको भी मैंने जाना इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आपने अगर विश्लेषण विधि को नहीं जाना है तो मैंने विश्लेषण विधि का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया हूँ, आप वहाँ से चेक करके विश्लेषण विधि को भी पढ़ सकते हैं। वह भी विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। तो इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।